बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाउंज की एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ होने वाली जंग में जो पाकिस्तान के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कुर्बानियाँ दी है, उसका अक्सर औक़ात हमारे हुक्मरान और जो सियासी रहनुमा है वो मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे उसका इजहार करते रहे हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान ख़ान साहब कई इंटरनेशनल फ़ोरम्स पे जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ होने वाली जंग है उसमें नुकसानात का बार बार वो तस्करा करते आए हैं। वो एक फ़िगर बयान करते हैं कि तकरीबन 70,000 के लगभग हमारे आवाम ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, उनकी बातें बिल्कुल सही है और इसका बार बार तस्करा भी होना चाहिए, क्योंकि ताकि जो मतलब वर्ल्ड कम्युनिटी है या दुनिया है उनको ये मालूम हो सके कि हमने इस जंग की वजह से कितने नुकसानात उठाए हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि जो ये दहशतगर्दी की जंग है, क्या इसमें सिर्फ इंसान ही निशाना बने हैं या इसके अलावा भी कोई और जो है ना मखलूक़ात है, जैसे चरिंद परिंद है, जंगली हयात है, वाइल्ड लाइफ जिसे कहते हैं, जो हमारे नेचर का हिस्सा है, उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। कभी हमने ये सोचा है कि ये हमारे साथ इसी नेचर, ये जो कुदरत का निज़ाम है वो हमारे साथ शामिल हैं, और अगर जैसे बाकी चीज़ों को नुकसान होते हैं तो इस नेचर में अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर ये है कि इसके नुकसानात जो है वो इंसानों पे भी पड़ते हैं। जैसे अगर हम कुछ वाक़यात का तज़किरा करें कि एक वक्त हुआ करता था, हमें याद है जब हम स्कूल और कॉलेज का ज़माना था, तो हमारे ये जो साउदर्न बेल्ट है यहाँ पे हम देखते थे कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स या जो हिजरत करने वाले परिंदे हैं, ये हज़ारों की तादाद में हर साल जो है वो आते थे पाकिस्तान में। और ये बताया जाता है कि साइबेरिया और जो रूस के इलाके हैं यहाँ से ये ट्रैवल करते थे और फिर ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यहाँ तक कि इंडिया तक ये परिंदे जो है वो जाते थे। तो लेकिन फिर जंगी माहौल की वजह से, जैसे अफ़गानिस्तान में हमने देखा, फिर हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं ख़ुसूसी तौर पर, यहाँ पे एक जंगी माहौल पैदा हुआ। उसके बाद से अब ये परिंदे जो है नहीं आ रहे हैं। मेरे ख़्याल में अब इसको भी तकरीबन ऐसा समझ ले कि दिहाइयाँ हो चुकी है कि यहाँ पे वो परिंदे जो है नहीं आ रहे हैं। फिर कुछ और ऐसे वाक़यात भी है, जैसे इन इलाकों में जो कबायली अज़ला या जिसे ज़मशुदा अज़ला भी कहते हैं, वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर आम लोग फिर इन परिंदों पर जो है ना वो फायरिंग करते थे। ऐसे वाक़यात भी हमने देखे। तो उसकी वजह से भी जो है ना वो जैसे वो परिंदे डर गए, फिर वो रूट जो है ना वो नहीं लेते थे। तो मैंने जो है ना पिछला जो प्रोग्राम किया था वो भी क्लाइमेट चेंज पे था, और ये जो आज का प्रोग्राम हम आपके लिए लाए हैं ये भी तकरीबन उससे रिलेटेड है। तो आज हम इस सिलसिले में ख़ुसूसी तौर पर ये बात करेंगे कि जो जंगली हयात है वो किस पोजीशन में है, वो क्यों उनका ख़ात्मा हो रहा है, बड़ी तेज़ी से वो जारी है। इस पे हम आज तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है जनाब मोहम्मद अली साहब, ये कंज़र्वेटर है खैबर पख्तूनख्वा के। इसके अलावा जो है ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है। तो मोहम्मद अली साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच औरंगज़ई साहब। मोहम्मद अली साहब, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि यहाँ पे किसी ज़माने में जो है बड़े वो जो हिजरत करने वाले परिंदे थे, माइग्रेटरी बर्ड जिनको कहते हैं, जिनमें वो क्रेन्स है, अब उनका मुझे उर्दू नाम नहीं पता, आप उसकी तफसील बताएंगे। तो ये जो जंगली हयात है ये इंसानों की ज़िंदगी के लिए कितना अहम है? औरंगज़ई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप और आपकी टीम ने मुझे मौका दिया कि इन बेज़बान जानवरों और परिंदों की तरफ से भी कोई बात हो सके। आपकी बात बिल्कुल बजा भी है और इसमें बहुत ज़्यादा वज़न है। अच्छा। कि एक चीज़ होती है इंतज़ाम और एक होता है बदइंतज़ामी। जी। तो बदइंतज़ामी जब भी होती है तो उसमें सिर्फ ये नहीं, इंसान से तो पता चलता है कि बदइंतज़ामी क्या है, लेकिन इसका असर तमाम मखलूक़ात पर पड़ता है। जैसे आपने फरमाया, हमारे कूंज क्रेन्स जिसको कहते हैं, इसी तरह मुर्गाबियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के जो आबी और नीम आबी परिंदे हैं, इनके अलावा जो हमारे स्कैवेंजर्स हैं, रैप्टर्स उनको हम कहते हैं, ये अच्छा। जो बाज है, बादशाह हो गया, शाहीन हो गया, ये सारे माइग्रेटरी परिंदे हैं। अच्छा।
तो न सिर्फ ये कि बदअमनी की वजह से हमारे मकामी परिंदों को, बल्कि जो हिजरत करते हैं, नकल मकानी करने वाले परिंदे हैं, इनको भी बहुत तकलीफ़ रहा। आपको बेहतर पता है, क्योंकि आपका ये फील्ड है, आपका इस पर वो रहता है कि 80s से बदअमनी है अफ़गानिस्तान में। बिल्कुल। तो अब जब जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ना, ये मुख्तलिफ रूट्स पर आते हैं, इनके लिए जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि वो परिंदा ग्रुप से आगे होता है जो कि पहले उसी रास्ते से गया हुआ होता है। अच्छा। ये भी इनका अपना एक तरीक़ाकार होता है। अच्छा। अब जब मतलब ये जो इतना जंग का दौर रहा, तो इसमें जो परिंदे जो नकल मकानी इसी रूट से काफ़ी अरसे से करते आ रहे, उनकी तादाद भी ज़ाहिर है कि उनको तो ख़तरा हो जाता है। पर उसके अलावा जो मतलब ये है कि फायर होते हुए किसी जगह से गुज़रना, तो हमारा जो है ना, इंसान का तो अक्ल होता है, इनका अक्ल नहीं, सिर्फ शऊर होता है जी। तो परिंदे जानवर जो हैं ये शऊर पर डिपेंड करते हुए जाते हैं। अच्छा। तो आपकी बात सही है कि एक बहुत बड़ा मसला है। अब हुकूमत जो हमारी ख़ासकर मौजूदा हुकूमत, ये इनके लिए, इन परिंदों और जानवरों के लिए बहुत इनका अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा। जैसे कि आपको पता है, पहली बात तो ये है कि वाइल्ड लाइफ सूबाई मसला है। तो सूबाई मसले होते हुए पहले जो हमारे फाटा के एरियाज़ थे, इनमें महकमा जंगली हयात का कोई अमल दखल नहीं था पहले। अब जब से ये मर्ज एरिया में आ गए हैं, सूबे के साथ मुदगम हो गए हैं, तो सबसे पहला जो क्रेडिट है वो हमारा सूबा, हमारा जो डिपार्टमेंट है, वाइल्ड अच्छा, लाइफ आपका डिपार्टमेंट। मतलब ये है कि इससे पहले जब ये ट्राइबल एरियाज थे, सारे एजेंसियां जी। थी, तो उस वक्त तो वाइल्ड लाइफ वहाँ पे नहीं था? वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ट्राइबल कोई एरिया में महकमा नहीं था? कोई महकमा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का वहाँ नहीं था। तो सबसे ज़्यादा तो हमारे इन्हीं कबायली इलाकों में, मतलब ये जो है ना, जंगली हाथ ज़्यादा थे, वहाँ पे जंगलात भी है, बाकी भी जो है ना वो, क्योंकि हम देखते आए हैं वहाँ पे शिकार जैसे वगैरह बहुत किलते आए जैसे हैं। आप जानते हैं कि कबाइल का अपना एक तरीक़ाकार है, और वाइल्ड लाइफ का जो कानून है, ये किस वजह से और कैसे, या जो वफाक उसका इंतज़ाम कर रहा था, तो वो वाइल्ड लाइफ को एक अलग महकमा क्यों नहीं लगा रहे थे, ये मतलब ये है कि ये तो पास्ट का हिस्सा है, इस पर कोई कमेंट करना शायद मेरे नहीं, बस की बात वो नहीं है। ठीक है, हम लेकिन आगे जी सर, जाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा जी, अफसोस हुआ कि ये देखो कैसे मतलब इन इलाकों को हर लिहाज से जो है ना कितना पसमानदा रखा गया है, कितनी ज्यादती की गई है। जो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था। बहरहाल मौजूदा हुकूमत ने जो ही मतलब ये मर्ज हो गए सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, तो उस वक्त से एक तो इसके लिए स्टाफ मंजूर किया। अच्छा। तो अभी मतलब ये है कि वो बढ़ती के मराहिल में हैं। दूसरा एक प्रोजेक्ट दिया जिसके तहत कि वहाँ दफ्तरें कायम हों, तो ज़ाहिर है स्टाफ होगा, उनके दफ्तर होंगे, अकॉर्डिंगली एक मोहम्मद अली अच्छा। साहब, इस पे मेरे पास अलग सवालात हैं, हम इस पे जाएंगे। जी। मेरा अब आपसे दूसरा सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा जंगलात जो है ना पूरे पाकिस्तान में हमारे खैबर पख्तूनख्वा में है तकरीबन। जी। ज़ाहिर है जब जहाँ पे ज़्यादा जंगलात होते हैं तो जो जंगली हयात है उनका उनसे ज़्यादा जो है ना वो एक कनेक्शन है, वहाँ पे ज़्यादा परिंदे भी होते हैं, बाकी जो जानवर है वो भी होते हैं। तो यहाँ हमारे सूबे में हम देख रहे हैं कि जो जंगली हयात है वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। जो थ्योरेटिकली आपकी बात में बहुत वज़न है। अच्छा। कि मतलब ये है कि आबादी बढ़ रही है तो वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रही, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमारे अवाम जो है ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, साखी वाली मसदाक़ पर है। अच्छा। और हमारे अवाम में शऊर और आगही, मैं ये कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा है, और अवाम को इस बात का इदराक हो रहा है कि हम अगर ये जंगली जानवर और ये जंगलात होंगे तो हम होंगे, नहीं हैं तो हम नहीं होंगे। हमारे बहुत सारे जो
इंतहाई मखदूश स्पीशीज़ थी वो रिकवर हो रहे हैं। अच्छा। जैसे कि मैं आपको चतराल के हवाले से, कोहिस्तान के हवाले से मिसाल दूं कि मारखोर हमारा तकरीबन ख़त्म हो रहा था, बिल्कुल। वो एक बड़ी अच्छी तादाद में आ रहा है। मारखोर के साथ साथ जो हमारा दूसरी स्पीशीज़ है वो आइबेक्स है। आइबेक्स भी तकरीबन मखदूश होने के ख़तरे में था जी। लेकिन अभी जो है ना वो इंतहाई रिकवर हो रहा है। और जब ये दोनों स्पीशीज़, तो इनका जो इस पर पलता फूलता है बर्फानी चीता, तो उसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। अब जब BBC ने मतलब ये है कि 2000 के करीब ये चाहा कि बर्फानी चीते पर वो फिल्म बनाएं, तो उन्होंने बहुत जगहों में कोशिश की, लेकिन आके उनको जो जगह मिली तो वो केपी ही मिला। अच्छा। जहाँ पर मतलब ये है कि वो 2005-2007 में उनका एक बेहतरीन टाइप का इन फील्ड बिल्कुल नेचुरल कंडीशन में बर्फानी चीते पर उनका वो आया। तो ये मेरे ख्याल में इस जगह के अवाम का, इस जगह के गवर्नमेंट्स को और इस जगह की, अगर मैं कहूँ कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को ये क्रेडिट्स जाते हैं। असल में आपने ये जो मारखोर की बात की, इस पे मैं जो है ना कोई 3-4 साल पहले जब मैं एक गैर मुल्की इदारे के साथ मुंसलिक था, तो मैंने इस पे एक डिटेल स्टोरी की थी। और वो भी ट्रॉफी हंटिंग की वजह से, क्योंकि वो जो है ना उसका वो जो लाइसेंस है वो बिकता है, और वो जो है ना $1,00,000 तक या पता नहीं कितने तक, करोड़ों रुपए पाकिस्तानी तक एक जो है ना वो उनका लाइसेंस बिकता है। बिल्कुल जी। तो शायद उसकी वजह ये है कि उसमें पैसे इन्वॉल्व है, उसमें तकरीबन 30 या 40% हिस्सा जो है, जब कोई ट्रॉफिंग हंटिंग वो हो जाता है, वो नीलाम हो जाते हैं, तो उसमें कुछ हिस्सा जो है वो कम्युनिटी को भी मिलता है मेरे ख्याल में। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि थ्योरी कुछ होती है और जो रियलिटी है वो कुछ और ये होता अब मैं है। प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ ना। तो जैसे आपने कहा ना, ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये कहें कि वो पैसे के लिए, तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं। मैं ये कहता हूँ कि वो तो 4 मारखोर हमारे सूबे की मतलब क्या है कि एक कोटा है जिसको वो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नहीं, लोगों को भी इदराक हो रहा है अच्छा। कि ये चीज़ें, अब जैसे मारखोर एक सक्सेस स्टोरी है, तो इस जैसे कोई और चीज़ें भी रिप्लिकेट हो सकती हैं। तो जैसे अगर अच्छा। मैं आपसे कहूँ कि 2005 तक यानी 70 से लेके 2005 तक ये जो शाहीन है, तो इसका एक अच्छा खासा कारोबार होता था इस एरिया में। अच्छा। 2005 में चूँकि इसकी नस्ल को ये समझा गया साइंटिफिक उससे कि ये इसको ख़तरा है, तो अकॉर्डिंगली बैनुल-अक़वामी जो बिरादरी है उसके कहने के मुताबिक फिर हमारी वफाकी हुकूमत ने बैन लगा लिया, और उसी बैन के तहत अभी इसका कारोबार नहीं हो रहा। तो अगर आप देखें तो मतलब ये है कि ये लोग जो है ना ये फिर दूसरे उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि लोगों में अब अवेयरनेस भी आ रही है, यानी जंगली हयात की वजह से, तो इस सिलसिले में हुकूमत कोई आगाही मुहिम के सिलसिले में कोई काम भी कर रही है, या ये आप अपने एक मतलब रिवायती तरीके से आ रही है? हाँ, जो हुकूमत का काम है 1982 से अभी तक तकरीबन जो हमारा सूबा है, पूरे सूबे में 200 स्कूल्स के साथ नेचर क्लब्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हैं, और उनमें हमारा स्टाफ जो है वो बाकायदा लेक्चर्स देते हैं। उन्हीं नेचर क्लब्स के बहुत सारे साहिबान जो हैं आजकल बड़े सीनियर पोजीशंस में, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल तक इवन हैं। अच्छा। और वो अकॉर्डिंगली जब ये 9th और 10th के साथ जो कुछ भी ये हमारा उस हिसाब से है। उसके अलावा जो हमारा मतलब मुख्तलिफ इवेंट्स जो है ना उनका इनेकाद, कि ये एनवायरनमेंट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज़ डे है, अर्थ डे है, वगैरह वगैरह, इस तरह की वो भी सेलिब्रेट होती हैं। और इसके अलावा मास कम्युनिकेशन यानी जो मास अवेयरनेस के हवाले से जैसे आज का प्रोग्राम जारी है, तो अक्सर हमारे मिनिस्टर साहिबान, कभी कभी हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो अवाम के सामने आते हैं। अच्छा, थैंक यू जी। नाज़रीन, मोहम्मद अली ख़ान साहब के साथ ख़ुसूसी इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो
बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। मोहम्मद अली साहब जैसे वो हमारे कैमरामैन भी उन्होंने भी जो है ना मतलब कुछ सवालात आपके साथ किए कि जैसे ये शिकार जब करते हैं लोग, वो मासूम परिंदे जो है वो फिर उनकी तस्वीरें बनाते हैं। तो अभी हाल ही में हमने देखा है कि ये तो इस सिलसिले में तो काफ़ी जो है ना वो वाइल्ड लाइफ ने लोगों को गिरफ़्तार भी किया है। इस सिलसिले में थोड़ा सा आप बताएं कि हाल ही में कोई इस तरह की हुई है वाक़यात वगैरह? जनाब, जिस तरह आपको मालूम है कि कोविड-19 जब आ गया तो अक्सर महकमे जो है ना वो उस तरीके से हो गए कि ज़ाहिर है कि वर्क फ्राम होम 25% 50% से वर्क, लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट चूँकि हुकूमत का भी एक प्रायोरिटी है कि वाइल्ड लाइफ जो है वो रहे, कौम की भी ये फ़ायदे में है कि वाइल्ड लाइफ रहेगा तो ही हमारी आगे नस्लों की बका होगी इंशाअल्लाह। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो वाइल्ड लाइफ का स्टाफ है उन्होंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से पहले कि जी किस किस का सोशल मीडिया पर वो आ रहा है कि आया वो उसकी एडवर्टाइजमेंट है या किसी की तरफ से है कि जी प्लान ने ऑफेंस की है। तो मेरे ख्याल में मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि 80% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो पकड़े भी गए हैं, उनको या अदालतों में प्रोसिक्यूट करके अच्छे खासे जुर्माने दिए गए हैं, और या जो है ना जो मौकमाना एवज़ाना होता है वो इसमें दो बातें आती हैं। एक तो कानून के अंदर एक बंदा मिसाल के तौर पर वो शिकार कर भी लेता है, अब वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करते कि जी मैंने ये शिकार किया, तो दिस इज़ समथिंग कि जो कि नहीं होना चाहिए। ये क्रूअल्टी और साथ ही जो डिस्प्ले के मुख्तलिफ वो हैं सेक्शंस हैं उनके ख़िलाफ़ मतलब उनके ज़िद में आते हैं। तो अकॉर्डिंगली इनके ख़िलाफ़ भी लिया गया है कि चाहे उनका हंट लीगल था लेकिन उनका डिस्प्ले इलीगल डिक्लेयर हुआ। अच्छा। और उन लोगों ने अकॉर्डिंगली उनसे जुर्माने लिए गए हैं, और मतलब एक अच्छी खासी इसका माशरे में इसका असर रहा है। अच्छा, ये जो हमें इस तरह लगता है कि जैसे आपने जिक्र किया इसमें आप लोगों के साथ सोशल मीडिया के भी बड़ा किरदार है, क्योंकि लोग भी पोस्ट करते हैं। बिल्कुल जी। आम लोग यानी वो बताते हैं कि यार इस तरह ये जुल्म हुआ है, जो है ना गैर कानूनी शिकार हुआ है। तो आप लोगों का स्टाफ जो है वो जैसे इतना तो हमें पता है कि वो आप लोगों का स्टाफ तो है, लेकिन शायद इलाका बड़ा है, पूरा सूबा, इतना स्टाफ नहीं है कि जिस वक्त फायरिंग हो रही है, जिस वक्त कोई शिकार के लिए जाता है उसी वक्त वो इतला हो जाए और उस पर आप जो है ना उसकी यानी इकदामात हो जाए, उसको रोकें। इस तरह तो मुमकिन नहीं है मेरे इस तरह है कि जैसे आपने कहा अब फायरिंग हो गई तो वो तो फास्ट हो गया। अच्छा। जिसका जो भी असर हुआ मतलब ये है कि लेकिन सोशल मीडिया से ये हमारी एफिशिएंसी अच्छी खासी इतनी तेज़ हो गई है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। एबटाबाद की तरफ मतलब जो कुछ एक चीता जो है वो आबादी की तरफ आया था। अच्छा। अब लोग जाके उनको उस चीते को बजाय इसके कि डिपार्टमेंट को कह देते कि जी इसको मतलब उधर से भगाएं ताकि आबादी की तरफ से जाए, इसकी बजाय लोग जो है ना अपने रस्सों कुलाड़ों के साथ डंडों के साथ जाके चीते के साथ लड़ने लगे। अच्छा। अब जो ही ये कर रहे थे इन्हें दिस वाज नॉट ए फायरिंग केस, ये एक जैसे हाथों हाथ वाला मामला था। तो हमारा स्टाफ भी ठीक है उस वक्त पहुंचा जब चीता उन लोगों ने मार दिया था, लेकिन बात यह है कि उसकी कॉग्निजेंस ली गई और मतलब यह है कि उनको जुर्माना किया गया। तो जैसे आप कहते हैं कि चूंकि वाइल्ड लाइफ के ख़िलाफ़ अगर कोई बंदा निकलता है तो वो तो उसके ख़त्म करने के ख्याल से निकलता है जी। जब ख़त्म करने से के ख्याल से निकलता है तो चाहे एक तो आपकी बात बजा है कि हमारा स्टाफ पूरे सूबे में तकरीबन 2000 हैं। अच्छा। तो अब 2000 अफराद जो हैं इनकी आप खुद प्लेसमेंट देखें कि कितनी होगी। जब 2000 बंदों की
प्लेसमेंट, फिर ये ऑफिस वाले भी हैं, चौकीदार भी हैं, तमाम के तमाम मिला के, तो इनमें फील्ड स्टाफ तकरीबन 1300-1400 निकलता है। अच्छा। ये 1300-1400 बंदे जो हैं, इनकी इस डेडिकेशन और इसको देखें कि इनसे जो भी वाइल्ड लाइफ ऑफेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कम अज़ कम दावे से कि 80% से ज़्यादा उनकी काग्निजेंस ली जाती है, और लेस दैन 20% ऐसी होगी कि जिनकी काग्निजेंस न ली गई हो। अच्छा मोहम्मद अली साहब, अभी भी क्या हमारे सूबे में ऐसी वो शिकारगाहें हैं जहाँ पे लोग लाइसेंस लेकर बाकायदा जो है वो शिकार खेलते हैं? और अफजई साहब, बात ऐसी है कि वाइल्ड लाइफ एक रिसोर्स है और हुकूमत जो है ये इसके लिए इंतज़ाम कर रही है। तो इंतज़ाम का एक हिस्सा ये भी है कि इससे फ़ायदा उठाया जाए। तो जिस तरह जैसे आपने कहा, तकरीबन 138 तक हमारे गेम रिजर्व्स, प्राइवेट गेम रिजर्व्स और कम्युनिटी गेम रिजर्व्स की कैटेगरीज में ऐसी जगह हैं जहां सीज़न में जो है ना परमिट लेके शिकारी जो है वो शिकार खेलते हैं। इसके अलावा हमारे पूरे सूबे में तकरीबन, जाहिर है इसी से तकरीबन 10 करोड़ तक रेवेन्यू वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट देती है। तो ये रेवेन्यू तो मुख्तलिफ लाइसेंस से आती हैं। तो जब इन लोगों को जो शूटिंग लाइसेंस वगैरह देते हैं, तकरीबन 15-20 हज़ार तक हमारे हंटर्स हैं। तो ये हंटर ओपन एरियाज़ में सिर्फ लाइसेंस पर भी शिकार के दिन, जो कि छुट्टी का दिन ही होता है, और शिकार की सीज़न में, तो ये शिकार का सीज़न जो है ये डक्स के लिए 15 सितंबर से शुरू होके 1 अप्रैल तक है। और जो हमारा तीतर हैं ये हुकूमत के पॉलिसी के मुताबिक हुकूमत कब खोलती है कब। आपने जो क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया, तो क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि यहाँ आजकल जब आप कहते हैं तो जाड़े या सर्दी का मौसम ये स्क्वीज़ हो रहा है। तो उसी को देखते हुए अक्सर मिड नवंबर से लेके और जो जनवरी का आया पहला जो संडे है या जो भी इनकी बीच में जो संडेज आते हैं, तो उन पर परमिट भी जारी होता है और उन पर तीतरों का शिकार ओपन एरियाज में भी एक दिन के लिए, जैसे आप कह रहे हैं सिर्फ छुट्टी वाले दिन होता है, बाकी दिन नहीं है जैसे आप बता रहे थे? दिन नहीं। अच्छा, और इसमें कोई लिमिट है कि अगर आपको लाइसेंस जारी कर दिया गया तो आप 3-4 शिकार करेंगे या बस लिमिट है? अच्छा, लिमिट है। डक्स के लिए अभी जो लिमिट है वो ज़रा ज़्यादा है। वो तकरीबन 20 परिंदे पर डे है पर गन, और जो तीतर हैं उनके लिए 5 परिंदे पर डे पर गन है। तो अब अगर मतलब ये है कि इस साल जब सर्वे हो जाती है, अगर हम ये समझते हैं कि मतलब हंटिंग प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और वो कम है, तो अकॉर्डिंगली बैग लिमिट को हम मज़ीद भी कम कर सकते हैं। तो लेकिन अब जैसे मैं कहता हूँ, पहले ये जो बैग लिमिट था तीतरों का ये 10 था जी। ये 10 से रिड्यूस होके 8 हो गया, 8 से 6 हो गया, 6 से 5 हो गया। तो मतलब ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता। और लेकिन दूसरी बात ये है कि ये भी हमें देखना है एक सही की कि कितना हम उसको स्पोर्ट्स भी दें। ये स्पोर्ट्स हंटिंग है, तो मेरे ख्याल में 5 से नीचे लाना कुछ ज़्यादती इसलिए भी होगी कि एक बंदा 3000 रुपये का सालाना लाइसेंस भी पे कर चुका हो, फिर एक दिन के वो 5000 रुपये परमिट भी दे रहा हो। अच्छा। और मतलब ये है कि फिर हम उन्हीं कहें कि नहीं जी आप 2 परिंदे शिकार करके, तो ये उस लेवल को हम जाएंगे, लेकिन हमें 20-30 साल लगेंगे कि हमारा हंटर जो है वो हंटिंग सिर्फ और सिर्फ इस लिहाज से करे कि वो पूरे एरिया में घूमे और 1-2 हंट करके उसके बाद मतलब ये है कि उसका वो क्वेंच जो थर्स्ट है वो खत्म हो जाए। तो आप लोग मॉनिटर करते हैं फिर इसको? बेशक। अच्छा। ये मॉनिटर होता है बाकायदा जी। अच्छा, तो ये मैं एक आर्टिकल देख रहा था, वो डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ ने आज से कोई यानी 11-12 साल पहले लिखा था, वो वार एट वाइल्ड लाइफ डॉन में लिखा था। तो मेरे ख्याल में ये उस वक्त का अपनी नौयत का पहला ऐसा आर्टिकल था कि अगर किसी ने इस पे लिखा हो कि यानी जंग की वजह से कितने जो है ये वाइल्ड लाइफ मुतासिर हुआ है और
जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया। तो अभी क्या वाकई जो है ना वो सारे परिंदे जो साइबेरिया से आते थे, जो रूस से आते थे, जो एक पूरा ट्रैवल करते थे अफ़गानिस्तान तक फिर इंडिया तक जाते थे, वो सारे जो है ना वो अब आने बंद हो गए हैं या वो थोड़े बहुत आ रहे हैं? नहीं, देखें जी, जो नेचर का कानून है ये तब्दील होना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझसे बेहतर समझते हैं, जैसे आपने आर्टिकल का रेफरेंस दिया जनाब अली, जब अमन का दौर होगा तो कोई भी परिंदा अपने मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉप लेते हुए आएगा। लेकिन अमन का वो ना हुआ तो जैसे इंसान चोरी छुपे जाते हैं तो परिंदों का भी इंस्टिंक्ट उसी तरह डेवलप होता है कि जाहिर है उन्होंने उसी जहां उनका फूड ख़त्म है, टेम्परेचर उनके लिए वो नहीं है, तो उन्होंने तो वहां से जाना है, निकलना है। अच्छा। लेकिन वो किस रास्ते से जाए तो अपनी जिबिल्लत के मुताबिक जो है ना अपनी हैबिट्स जो हैं वो थोड़ी बहुत चेंज करते हैं। लेकिन जो वार का असर है ये तो बहुत बड़ा इसलिए है कि अफ़गानिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है। अब अगर अफ़गानिस्तान में वहाँ परिंदों के लिए बैठने का मौका नहीं मिल रहा था तो आप खुद सोचें कि एग्जॉस्ट होके भी मरना नहीं था। ज़रूरी नहीं है कि गोली का निशाना बने, सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रांग परिंदे जो कि इन सारी चीज़ों को वो कर, तो ये एक नेचर है कि जो जंग का दौर है इसने बहुत बुरा असर रखा। अब हम देखते हैं, अल्लाह ताला करे कि अफ़गानिस्तान में अमन आए, या जैसे हम सुन रहे हैं कि इंशाअल्लाह आएगा, तो उसके बाद हमें उम्मीद है कि ये जो तमाम चीज़ें होती हैं इनमें अल्लाह ताला ने रीजनरेशन की कैपेसिटी रखी हुई होती है, तो ये रीजनरेट होके और हम उम्मीद करते हैं कि वो दिन दोबारा ज़रूर आएंगे कि जिस तरह जो हमारे बचपन में हम परिंदों के गोल देखते थे, यही गोल के गोल जो है ना ये हमारे बच्चे भी देख अभी आप इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर कोई जिस तरह चोरी छुप के भी अगर कोई परिंदे आते हैं, आप लोग यानी वाइल्ड लाइफ के पास इसे मॉनिटरिंग का कोई है सिस्टम? देखें, हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम बेस करता है हैबिटेट पर कि कौन सा हैबिटेट क्या है और किस चीज़ का सीज़न है। अकॉर्डिंगली हमारा स्टाफ जो है वो उसी सिमत हम करते हैं, डिप्यूट करते हैं, डिप्लाई करते हैं कि आप इस चीज़ का प्रॉपर नोटिस लें। तो जो मैं कहता हूँ, अगर हम ये कहें कि हमारी ऑर्गेनाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है या जो मॉडर्न तरीक़ों के मुताबिक है, तो वो नहीं, रिवायती हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है। अच्छा। कि ये तालाब हैं, तालाबों का किया जाए, ये रिवर्स हैं, रिवर्स का किया जाए। तो अब जो लाइसेंस्ड लोग हैं वो लाइसेंस लोग कैसे बिहेव करें, उनको कैसे डील किया जाए, और मतलब ये है कि नॉन लाइसेंस्ड हंटर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। अच्छा, ये जो मैंने जिन माइग्रेटरी या हिजरत करने वाले परिंदों का जिक्र किया, जिसमें ये क्रेन्स है, बहुत सारे उनकी किस्में हैं, तो ये जो वज़ीरिस्तान के इलाकों में इनके ऊपर फायरिंग भी होती रही है, इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं जब वो ये एजेंसियाँ थी, तो फिर उस इलाके पे उन्होंने बिल्कुल रूट ही चेंज कर दिया है। इस तरह एक रिपोर्ट में देख रहा था कि अगर कोई एक परिंदा आप उसका शिकार करते हैं तो उसका जो ये पैर में जो है ना जोड़ों की शक्ल में ये ट्रैवल करते हैं, तो उसका जो पैर है वो तकरीबन फिर 18-20 साल तक उस रूट पे नहीं आता है। ऐसा रिसर्च मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन ये कबायली अदला में जो आप सही कहते हैं। देखें, जो परिंदे हैं इनका शऊर, इंस्टिंक्ट जो है ये बहुत डेवलप होता है। जब इनका ज़ाहिर है इनको ये अंदाज़ा होता है कि प्लान ये इस एरिया से जब हमारा ग्रुप गुजर रहा था तो हम पर फायर की गई थी वगैरह वगैरह, तो वो ये अवॉइड तो कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि फायरिंग बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो अभी मैं मौजूदा हुकूमत को अगर जो क्रेडिट देता हूँ वो ये है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इन रियल इन्होंने मर्ज किया है। इन्हें अब हमारा इस तरीके से है कि जो सदरन कंजर्वेटर है, सदरन सर्कल का बनू में बैठता है, तो उसके साथ DAE खान साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और अगज़ई और कुरम, अच्छा, मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सारे उनके साथ हैं, कोहाट तक इनकी कंट्रोल। अच्छा, जो सेंटर का है। तो इसका मतलब है कि ये मर्जर जो है ये जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ है
हमारे मतलब कमिश्नर साहब और डीआईजी जिस तरीके से मतलब दोनों सेटल्ड एरिया और मर्ज एरियाज़ के इन्होंने मर्ज किया है, तो इन रियल टर्म्स जो है ना वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह नहीं किया। हमारा फाटा का कंजर्वेटर, फाटा के कंजर्वेटर की बजाय जो जो सूबे सेटल्ड के साथ कंटेगोस हैं तो उनको जो है ना अलग से एक वो दिया गया है और इनको इन रियल मर्ज किया गया है, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा आसान है। अब जैसे कंजर्वेटर सेंट्रल सर्कल मेरी जो पोस्ट है तो उसके मुताबिक मेरे साथ अगर चारसद्दा, नौशहरा, पेशावर, मर्दान और सवाबी है, तो इसी तरह खैबर और मोमन भी मेरे साथ अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, तो उनमें ये ज़रा आसानी होती है कि इनको मॉनिटर किया जाए। नाजरीन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ जनाब मोहम्मद अली साहब के साथ खसूसी इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। मोहम्मद अली साहब, हुबारा बस्टर्ड या जो जिसे तिलोर कहते हैं, ये परिंदा हमारे मुल्क में बहुत मशहूर है और इसकी वजह शोहरत जो है ना हम सब जानते हैं। सिंध के एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे अरब शयूख जो है ना वो आते हैं और वो इसका शिकार करते हैं और ये बहुत अरसे से जारी है। तो जब ये इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो उस वक्त ये बहुत तनकीद करते थे इस पर ना, जब ये अरब शयूख आते थे। अभी वो ख़ुद वज़ीर आज़म है तो उसके दौर में भी जब उस पर पाबंदी थी तो तब भी कुछ अरब शयूख आए और उन्होंने शिकार किया, तो फिर कुछ लोगों ने उनको याद भी दिलाया कि ये जो है ना आप इस पर बड़ी तनकीद करते थे, अब आपके दौर में भी हो रहा। तो मैं वो तो खैर मैं आपसे सियासी सवाल नहीं पूछूंगा। ये जो हुबारा बस्टर्ड या तिलोर है ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा में भी पाए जाते हैं? हमारे खैबर पख्तूनख्वा के 3-4 ज़िलों में ये पाया जाता है, टांग, डीआई खान, बनू, लकी, मरवत। अच्छा। कोहाट के भी कुछ हिस्सों में आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये है कि यहाँ कानून के मुताबिक जो कुछ भी है ऐसा कोई मसला नहीं है कि यहाँ शिकार इसका नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। इधर ज़्यादा नहीं होंगे मेरे ख्याल में। देखें, जो हुकूमती पॉलिसी होती है उस पर उसके मुताबिक तो हुकूमत फैसला करता है, लेकिन केपी में अभी तक मतलब ये है कि हुबारा बस्टर्ड के शिकार का कोई मतलब ऐसा कुछ न इस गवर्नमेंट में भी नहीं हुआ और मेरे ख्याल में पिछले भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है इन चीज़ों को डिस्करेज भी कर रहा है और हुकूमत अकॉर्डिंगली जो प्रोविंशियल हुकूमत होती है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ही को सपोर्ट करती है। तो आप लोग इसका लाइसेंस नहीं दे रहे हैं? हमारे हाँ इसका लाइसेंस नहीं है। अच्छा, और इस तरह ये जब ये वाला परिंदा जो है बहुत मशहूर है ना, ये जो तिलोर है, तो इसका मतलब किस तरह ये अफजाइश किस तरह हो सकती है कि ये ज़्यादा हो जाए? जैसे इसकी वाइल्ड लाइफ इस पर कोई काम कर रही है या इस तरह का कोई है निज़ाम? देखें, 2 तरह के अप्रोचेस हैं, एक है in-situ कंजर्वेशन और एक होता है ex-situ कंजर्वेशन। in-situ कंजर्वेशन का मतलब है कि कुदरती माहौल ही में आप कंजर्व करें और ex-situ कंजर्वेशन का मतलब ये है कि कोई जानवर जो है वो तकरीबन बस मखदूश होने के वो दुनिया से ख़त्म हो जाए, इसी ख़तरे से 2-4 हो जाए, तो उस वक्त पर उनके लिए ex-situ कंजर्वेशन के ब्रीडिंग सेंटर प्लान वो इसमें आ जाए। अच्छा। हुबारा बस्टर्ड इस लेवल तक नहीं गया, न दुनिया में और न पाकिस्तान में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसका शिकार हो सकता है। जब शिकार हो सकता है और हो रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये एक्सटेंशन की तरफ नहीं है। अब अगर हम लाजमी तौर पर इसमें आर्टिफिशियल वो करेंगे तो इससे फार्मी मुर्गी बना देंगे और इसमें बेशुमार प्रॉब्लम्स आएंगे, बीमारियाँ आएंगे और जो वाइल्ड पॉपुलेशन है उनको ख़तरा हो जाएगा। अच्छा। तो लिहाजा बेहतर ये है कि ये in-situ कंजर्वेशन पर कि हाँ कोई शिकार ना खेले, हाँ कोई इसको नुकसान ना हो वगैरह, इस पर रहे। वैसे ये जो तिलोर है ये अरबी इसका क्यों शिकार करते हैं बहुत ज़्यादा?
इस पर मेरा कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आप तो इस महकमे के देखिए, सरबराह हैं, आपको पता होना चाहिए। बुनियादी तौर पर जो मसला है वो ये है कि तेलोर जो है ये डेजर्ट का परिंदा है। जी। अरबी भी बाई नेचर डेजर्ट में रहते हैं। तो जब डेजर्ट में रहते हैं, दूसरी बात यह है कि वो फाल्कन रखते हैं, ये फाल्कनरी ही से मतलब इसका शिकार होता है, फाल्कन से ही होता है। तो देखें ना, जो हम कहते हैं उनके लिए बाओ-अजदाद से मशगला है कि वो जो है ना किसी डेजर्ट में ही शिकार के लें, डेजर्ट ही में वक्त गुजारें। तो अकॉर्डिंगली उनके लिए मेरे ख्याल में डेजर्ट ड्वेलिंग ही एक थ्रिलिंग है जिसकी वजह से वो करते हैं। अच्छा, ये जो WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, ये पूरी दुनिया में एक जो है ना मतलब ये वाइल्ड लाइफ की तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है, तो ये पाकिस्तान में भी कुछ प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है? आप लोगों को कोई सपोर्ट दे रहा है इस हवाले से? ये WWF एक NGO है। अच्छा। तो वो अब अगर वो हमें इस लिहाज से सपोर्ट करता है, जैसे थोड़ी देर पहले आपने बात की कि जो लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, तो वही अखबारों में भी इनकी बात आती है, टेक्निकल उसमें पर भी ये आ जाते हैं। बाज़ औक़ात हमें अगर ज़रूरत हो जाए तो इनके एक्सपर्ट जो हैं वो अकॉर्डिंगली WWF और IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनमें जो लोग हैं तो वो फिर अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन ऐसा कोई कि इनका जॉइंट वेंचर कोई मतलब उस हिसाब से, तो मेरे ख्याल में ये जो शऊर व आगाही के उसमें है, तो अगर हम ये कह दें कि ये लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर दें तो वो ज़्यादती होगी। अच्छा जी। अच्छा, जैसे अभी आपने ख़ुद भी जिक्र किया क्लाइमेट चेंज पे, जैसे मैंने शुरू में बताया भी कि मैंने पिछले हफ्ते भी इस पे एक प्रोग्राम किया था कि हमारी जो है ना वो कितनी यहाँ पे मतलब मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमें मसाइल का सामना है, जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, बिल्कुल। तो ये जो है ना वाइल्ड लाइफ के साथ भी बहुत मेरे ख़्याल में कनेक्ट है। आप इस पे ज़्यादा आप माहिर हैं, बात कर सकते हैं। तो क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से वाइल्ड लाइफ पे भी असर पड़ा है? बात ऐसी है कि जिस तरह इंसान क्लाइमेट चेंज का मुतासर होने का और फिर ख़ुद को अडॉप्ट करने का, क्लाइमेट चेंज में चंद चीज़ें हैं। एक एजेंट है कि ये एजेंट किया है। जैसे हम देख रहे हैं कि जो मानसून रेंज हैं ये साउथ से नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जी। अब जब ये शिफ्ट हो गई तो इसका असर क्या होगा? ठीक है। दूसरा मसला ये है कि जो जिन पर असरअंदाज हो रहा हो ये, तो जैसे इंसान जो है ना उनकी गर्मी का वो जो है पीरियड बढ़ गया, सर्दी का कम हो गया, तो आगे अब ये गर्मी को कैसे वो करे और सर्दी के लिए अपने इंतज़ामात क्या करें क्या ना करें, और रूटीन से थोड़े से हटने वाली बात है। तो वाइल्ड लाइफ जो है वो इसका एक बेहतरीन इंडिकेटर है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि पहली वक्त में जो है ना माइग्रेटरी रूट किया था, अगर बाकी चीज़ों को हम हटा दें, मिसाल के तौर पर हम ये कि अफ़गानिस्तान में जो है ना हालात किया हैं और व्हाटएवर जो जिसको हम कहते हैं कि बदअमनी टाइप का जी, तो इसी आंसर को, हालांकि उसका एक बड़ा हिस्सा है, तो वो और क्लाइमेट चेंज इकट्ठे, रूट्स जो है ना वो कैसे तब्दील होते हैं, पहले जानवर कहाँ होते थे अब कहाँ हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब हम देखते हैं तो एटलीस्ट हमारे सूबे में फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है और बढ़ गया है। आप अगर हमारे जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स देखें वहाँ पर भी ऐसा है, और अगर हम सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो यहाँ भी ऐसा है। वो आपकी बात उस लिहाज तक सारी मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट करूँ कि इस हद तक कि हमारा स्नो लाइन जो है वो ऊपर जा रहा है। पहले अगर हमारा स्नो लाइन, परमानेंट स्नो लाइन 13,000 फुट था, तो अब 14,000 को अप्रोच कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ऊपर से अगर हमारे जंगल पहले मतलब ये है कि सेफ थे, वहाँ पर यानी ये सिंगल एलिमेंट नहीं है। पहले हम
मतलब ये है कि बारबरदारी खच्चर और गधे से करते थे, जी। तो अब यह इंसान अपने कंधे पर उठाता था। तो उस लिहाज से जो नीचे से सिर्फ फॉरेस्ट काटते थे। अभी अगर हम ये कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, वो इसलिए कि हमारी रोड हर जगह पहुंच गई, जी। हमारी गाड़ी हर जगह जा सकती है, तरक्की। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ आ गई, तो जंगल को नीचे से भी, ऊपर से भी, और राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, हर साइड से। तो ये हमारे रवैये हैं जो कि जंगल के साथ खेल रहे हैं। वो जो है ना, क्लाइमेट चेंज को अकेले दोष देना, मेरे ख्याल में अगर हम कहेंगे तो मेरे ख्याल में हम एक मुगालते में पड़ेंगे और एक ऐसा डिबेट खोलेंगे कि बाकी एजेंट्स को हम इग्नोर करके उनके लिए उनका सद्भाव नहीं करेंगे। ये जो आप फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे मुल्क में ख़ासकर इमरान खान साहब इस पे बड़ी बात करते हैं, बड़े दावे करते हैं जी। कि फ़ॉरेस्ट कवर हमारे मुल्क में ज़्यादा हो गया, लेकिन हमारे सूबे में, लेकिन वो जो इंटरनेशनल इदारे हैं, इस पर मैं ख़ुद अपनी स्टोरी कर चुका हूँ ना, तो वो नहीं मानते इस बात को, ये तो दावा बहुत करते हैं। अच्छा, आपने इसमें एक और बात की जो कि मेरा भी एक, इस पर मेरे भी सवालात हैं कि ये ख़ुद तरक्की जो है, डेवलपमेंट, ये पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप ममालिक में, जो तरक्की पजीर ममालिक है, उनमें मतलब वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। ये भी जो है ना एक ख़ुद मतलब ख़ुद के लिए तरक्की भी एक नुकसान का सबब बन रहा है हमारे लिए। क्या वाकई ऐसा ही है? आपने भी इशारा दिया एक ना। और अगज़ई साहब, सबसे पहले मैं आपको जो फॉरेस्ट कवर है उसकी तरफ थोड़ा सा वो दूंगा, फिर आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आऊँगा। जी। मैं एक फॉरेस्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि जो बाकी दुनिया है, अगर वो थोड़ा तामुल कर रहे हैं हमारे फॉरेस्ट कवर में, तो उसकी वजह क्या है? जी। उसकी वजह फॉरेस्ट की डिफिनीशन है कि हमारे जो पौधे हैं वो अभी 4-5 साल के हो गए हैं और वो उस साइज तक नहीं गए कि जिसको वो एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट माने, सिर्फ इतना। अच्छा। नहीं है तो टेक्निकली जब आप देखें तो दूर की बात क्या, मतलब हम दूर की क्या बात करें, जो पेशावर ही है, गड़ी चंदन के पास हमारा जो है ना, मतलब कोई ये कह सकता है कि दिस इज़ नॉट फॉरेस्ट के ऑलमोस्ट तकरीबन, अगर मैं थोड़ा सा वो एक लोअर उस पर आ जाऊं तो मोर देन 30 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारा एक ही पैच बन गया है या बन रहा है। अच्छा। तो अगर ये इतना बड़ा जंगल इवन हमारे पेशावर शहर के करीब आ गया तो एक तो ये, लेकिन अब जो जंगल के दरख्त हैं ये बिलियन सुनामी ट्री के आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी, अभी ये उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि जिसको हम, ठीक है आप वाली बात कि वो श्रबी लेवल में हैं, 4-6 साल बाद जब वो उसमें आ जाएंगे। और नेक्स्ट बात ये है कि ऐसी भी बात नहीं है, IUCN ने इसका जो कि एक वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड वो है, उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ पाकिस्तान में जो KP में जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ गया है। अच्छा। अब नेक्स्ट बात जो क्वेश्चन है अगर काइंडली, वो मैं ये कि जो तरक्की है ये भी जो है ना, मतलब खुद हमारे लिए एक नुकसान का सबब भी बन रहा है। यानी एक तरफ तो वो तरक्की हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम यानी कोई प्लानिंग नहीं है, हम उसके लिए दरख्त हमें नहीं काटना चाहिए। मेरा सवाल ये है, बिल्कुल इसके लिए कोई तरीक़ाकार नहीं हो सकता यार? जनाब अली, बात ये है कि ये तो कोई एक बच्चा भी जानता है कि बेहंगम तरक्की जो है ना वो तरक्की नहीं है, वो तरक्की माकूस है। तरक्की जो है ना, अगर देखें ना, अगर हम जंगली हयात, जंगल, लोग बैठेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, धूप कहाँ सेंकेंगे, वो जो है ना वॉक कहाँ करेंगे, हॉस्पिटल होगा कि नहीं होगा, हॉस्पिटल पहुंचाने का तरीक़ाकार क्या होगा, अगर ये तमाम चीज़ें प्लान ना हो और हम एक बेहंगम टाइप के उसमें आ जाएं कि जी जंगल काटने हैं, घर बनाने हैं, जंगल काटने हैं, रोड बनाने हैं, तो फिर तो जाहिर है वो तो तरक्की नहीं हुई। तरक्की तब होगी जब हम ये समझते हैं कि उसकी इकनॉमिक एस्पेक्ट क्या हैं, उसकी जो हमारी क्या नेचुरल बेनिफिट्स और नेचुरल लॉस किया है। हम जो नेचर से कुछ ले रहे हैं तो उसको पे बैक कैसे करेंगे, इसी उसके लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और या
इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन जी आईईई और ईआईए किए बगैर अगर हम जाएं और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किए बगैर अगर हम ये कहें तो वो हम तरक्की नहीं करते, वो हम सिर्फ एक बेहंगम शोर का हिस्सा बनते हैं। तो ये तो ऐसे ही हो रहा है इस मुल्क में। बहरहाल मतलब ये है कि हमारा चूंकि औरंगज़ेब साहब वाइल्ड लाइफ ही से वो है, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हमने अभी वो थ्योरेटिकल की बात की, आप जो बात कर रहे हैं ये सारा माजरत के साथ ये थ्योरेटिकली है। हम तो देख रहे हैं कि जी वो बड़े हमारे खूबसूरत इलाकों में जैसे कागान नारान में सड़कें बन रही है, वो दरख्तों को बेदरीख तरीके से काटा जा रहा है, तो ये तो हम देख रहे हैं हर जगह पे। वो बहरहाल जो चीज़ें, रोड भी एक ज़रूरत है, ज़रूरत अगर उसको उस तरीके से बनाया जाए तब ठीक है। अगर हम बेहंगम करेंगे तो अल्टीमेटली दोनों एक ही पेज पर हैं औरंगज़ेब साहब। सही है। अच्छा, ये जो अभी आपने सज़ाओं की बात की कि पहले ये तो आप बेहतर जानते हैं कि कुछ सालों तक पहले तक तो जो है ना ये कोई इसको, बल्कि आज भी लोग जो है ना जैसे जंगली हयात है उसको अपना मिरास समझते हैं, यानी ये देखते ही नहीं है, वो तो बहुत बेहंग तरीके से बेदरीख तरीके से मतलब वो नस्ल कुशी करते हैं। इसको ये बिल्कुल कानून तो ये मानते ही नहीं है ना। तो हमारी जो ये सियासी लोग हैं, कुछ अहम ओहदों पर यानी मौजूदा हुकूमत में भी कुछ अहम ओहदों पर फायज लोग हैं, वो उनकी तस्वीरें भी हमने देखी है कि वो काफ़ी शिकार करते हैं। फिर हमारे ब्यूरोक्रेसी में जो है ना मतलब उनसे कोई नहीं पूछ सकता है। ये थोड़ा सा सियासी सवाल भी होगा, लेकिन मैं आप इस भी बात करें कि जो ताकतवर है, जो मतलब अफसर है, वो अगर कोई भी काम करें वो उससे कोई नहीं पूछता ना। औरंगज़ेब साहब मैं आपसे डिफर करूंगा जी। बुनियादी तौर पर जो बात है ना वाइल्ड लाइफ के अपने महकमे के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो जो बंदा शिकार खेलता है वो कभी कमज़ोर नहीं होता। लेकिन जब मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूं, देखें ना, शिकार खेलना ये कोई जुर्म नहीं है अगर वो कानून के दायरे के अंदर हो। तो अब कोई सीनियर ऑफिसर, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट या कोई बड़ा पॉलिटिशियन अगर कानून के दायरे के अंदर शिकार खेल रहा है तो वो जाहिर है उसको हम वेलकम भी करते हैं, उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं चंद मिसालें आपको दूंगा। शकील दुरानी साहब, ब्यूरोक्रेसी में उनका एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। शकील दुरानी साहब 4-5 साल से मतलब ये है कि उस सीन से गायब हैं, लेकिन जब तक उन्होंने शिकार किया, अब रिटायर हो चुके हैं ना मेरे ख्याल में। रिटायर तो बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन शायद अभी उनकी जो वो सेहत की कंडीशन है वो उस लेवल की नहीं है, तो लिहाजा मेरे ख्याल में मैंने शिकार पर 4-5 साल से कभी नहीं सुना। अच्छा। तो वो हमेशा बड़े उससे उसूलों से खेलते थे। और सरंजाम खान साहब एक बड़े पाए के खुदा बख्शे पॉलिटिशियन थे, बिल्कुल रिश्तेदार थे दोनों। रिश्ता क्या था वो तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि इन दोनों का कभी कभी वो हो जाता था। इसलिए सरंजाम खान पॉलिटिशियन होते हुए अच्छे शिकारी थे। अच्छा। अच्छे के मतलब यह है कि वो कानून को, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो शिकार का जुनून होता है वो उनकी आर्गूमेंट अक्सर ये होती थी कि जी मेरे ग्रुप का बैग पूरा नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर हमने 5 बंदों ने परमिट लिए हैं और हमारा कंबाइंड बैग 25 बन रहा है। अब सरंजाम खान साहब की अच्छे निशानाबाज थे, पूरे ग्रुप के 14-15 हो गए, इनके 5 पूरे हो गए। अच्छा। तो शकील दुरानी साहब ये चाहते थे कि अब आप बंदूक बंद रखें, ठीक है, लेकिन वो कहते थे नहीं, मेरे ग्रुप का वो बैग, तो मेरे ग्रुप में वो बंदा पीनलाइज होगा जिसने अभी तक वो पूरा नहीं किया। अच्छा। तो मैं शिकार खेलूँगा। तो अब जब 25 तक उनका ग्रुप का वो पहुँच जाए तो तब तक तो हर एक एग्री था, लेकिन इस पर थोड़ा बहुत हमारा और ख़ान साहब का बाज़ औक़ात। दूसरा यही बातें जब आती हैं, एक बार ख़ान साहब कहीं गए थे दूर के किसी उसमें, जबकि बहुत दूर किसी के मेहमान थे। अच्छा। अब कोहाटी में बाई चांस मैं उधर गया, हंटिंग सीज़न था लेकिन हंटिंग डे नहीं था। इस हमारे पास कम मुख्तसर बताएं। तकरीबन आप पेरेडेट करें खैर। अच्छा। रात के 2 बजे जो है ना
तकरीबन मैं वहाँ गया जिधर ये ठहरे थे, और अब हमें भी तो नींद ने वो किया था। तो इन्होंने मुझे कहा, जो ही एक ही उजरे में हमारी वो हुई, कि रेंज अफसर साहब आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको किसने कहा था जो मेरे पीछे से आ गए। इन्हें वो नहीं, बड़े अच्छे मूड में। अच्छा। मैं बिल्कुल चोरी कर रहा था, लेकिन अब मेरी चूंकि मैंने बिल्कुल शिकार नहीं खेलना। अगर अच्छा, मेरे लिए शाह फरमान साहब जो हमारे गवर्नर साहब है, ये भी बड़े शौकीन है ना? ये भी बड़े शौकीन है। अच्छा। लेकिन ये लाइसेंस लेते हैं? ये लाइसेंस भी लेते अच्छा। हैं, और ये जो है ना बैग लिमिट को भी क्रॉस नहीं कर रहे। अच्छा, पक्की बात है? पक्की बात है। पिछले साल इनकी 2-3 हंट्स हुए हैं, और जो 2-3 हंट्स इनके हुए हैं वो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हुए हैं, और लेकिन इन्होंने लिमिट क्रॉस नहीं किया। अच्छा, ये बस आखिरी सवाल है, ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा जंगली हयात जो है ना, किस इलाके में पाए जाते हैं? खैबर पख्तूनख्वा जो है ये जंगली हयात का टोकरा है। हम ये नहीं कह सकते कि इस जगह है, इस जगह नहीं है। अच्छा। इस जगह की कीमती है, इस जगह की। खुदा ने अगर कोई ज़मीन बनाई है तो ये इसकी एक इकोलॉजी है। अगर ये इस पर दरिया बहता है तो रिवर इकोलॉजी होगी, अगर इस पर डेजर्ट है तो मतलब ये है कि डेजर्ट हमारे सूबे में बाय द वे नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि एरिड एरिया है तो एरिड इकोलॉजी है। जैसे आपने हुबारा की बात की, तो हुबारा तो एरिड ही में आता है, तो कैसे हम कह सकते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास टाइम की कमी है। नाजरीन, आज हमने वाइल्ड लाइफ या जंगली हयात पे तफसील से गुफ्तगू की। इससे पहले भी प्रोग्राम हमने किया था। इस तरह के जो मौजू है ये बड़े अहम है, लेकिन मीडिया में इन पे ज़्यादा बात नहीं होती है। हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।